हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक शानदार मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चिकाटिलो को। मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देख पाते हैं जो कार से कहीं जा रही होती हैं। कार के अंदर गांव का मुखिया बैठा हुआ था। तभी मुखिया की नीयत बिगड़ जाती है और वो कार में पीछे बैठी लड़की के ऊपर गलत तरीके से हाथ फेरने लगता है। लड़की को मुखिया की ये हरकत अच्छी नहीं लगती। वो जोर से चिल्लाती है, गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुखिया हड़बड़ाकर गाड़ी रोक देता है। अब वो लड़की अंधेरी रात में गाड़ी से उतर जाती है और वो लड़की पैदल ही अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचने के बाद लड़की को चैन की सांस आती है और वो अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। उसे लगता है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी है। तभी कमरे में एक अनजान साया दाखिल होता है। अब वो लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो दरिंदा उस लड़की के ऊपर टूट पड़ता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब उस लड़की की फ्रेंड उसे देखने आती है, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि सामने उसकी फ्रेंड की लाश पड़ी हुई थी और उसके बालों में चमेली का फूल लगाया गया था। पास ही में एक घुंघरू भी पड़ा हुआ था। ये सीन देखकर उसकी सहेली की रूह कांप जाती है। वो दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन भागती है और वो पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाती हुई कहती है, साहब, मेरी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है, आप प्लीज जल्दी चलिए। मगर पुलिस वाले तो उसकी एक भी नहीं सुनते, बल्कि पुलिस वाला तो उसे डांटकर वहां से भगा देता है। असल में ये दोनों लड़कियां नाचने वाली होती हैं, इस वजह से समाज में इनकी कोई इज्जत नहीं थी। बेचारी लड़की बेबस होकर वापस लौट आती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम संध्या नाम की लड़की को देख पाते हैं। संध्या इस टाइम एक थिएटर रूम में होती है, जहां काफी सारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए दौड़ रहे थे। संध्या उन्हीं लोगों के बीच में फंस जाती है। इसी सीन के साथ वो नींद से जागती है और असल में ये उसका सपना था जो उसे अक्सर परेशान करता रहता है, जैसे कि ये उसकी कोई बचपन की यादें हों। इसके बाद संध्या तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है। संध्या एक बड़ी न्यूज कंपनी में काम करती है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी से होती है। उसकी फ्रेंड हमेशा बहुत ही खुश रहती है। वो संध्या को छेड़ते हुए कहती है, संध्या, तुम कब से अपना पॉडकास्ट शुरू कर रही हो? इस पर संध्या कहती है कि अभी तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन करूंगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसी तरह से ये बातें करती हुई ऑफिस के अंदर आ जाती हैं। आज संध्या को जो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी जाती है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सच दिखाने की बजाय सिर्फ मसालेदार खबरें बेच रहे हैं। सीधी सी बात है, संध्या लोगों तक गलत न्यूज़ नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब वो तंग आकर अपने बॉस के केबिन में जाती है। वो अपने बॉस से कहती है, सर, मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं वो जर्नलिज्म नहीं कर पा रही हूँ जिसके लिए मैंने ये प्रोफेशन चुना था। संध्या के बॉस उसकी बातें हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। वो संध्या से कहते हैं, देखो संध्या, इमोशन से घर नहीं चलता। हमारा मकसद सिर्फ टीआरपी बढ़ाना और पैसा कमाना है। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो तुम जॉब से रिजाइन कर सकती हो। संध्या को भी लगता है कि अब बस बहुत हो चुका, यही सही वक्त है अपने हिसाब से काम करने का। अब वो सोच लेती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी और वो खुद का पॉडकास्ट शुरू करेगी, जहां पर लोगों को वो सही जानकारी देगी, ना कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मसालों वाली खबरें छापेगी। संध्या बैठी हुई थी, उसके पास उसका बॉयफ्रेंड अमर और उसकी फ्रेंड आती है। अमर वहीं पर कॉफी शॉप चलाता है। संध्या अमर को अपने पॉडकास्ट प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड बॉबी भी उसी में काम करेगी। अमर भी कहता है, तुम जो सोच रही हो वो काफी अच्छा है। बॉबी यहाँ से जाने वाली थी, तभी संध्या को याद आता है कि उसने अपने सोने के झुमके बॉबी को पहनने के लिए दिए थे। तो वो बॉबी से कहती है कि कल मैं अमर के घर जा रही हूँ फैमिली मीटिंग के लिए, इसलिए मुझे वो झुमके दे देना। बॉबी कहती है, ठीक है, ले लेना। अब अगले दिन संध्या अमर के घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अमर संध्या से 2 साल छोटा है और वो दूसरी कास्ट का है। फिर भी दोनों की फैमिलियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अमर के घर जाते वक्त संध्या को याद आता है कि वो तो बॉबी से गहने लेना भूल ही गई, मगर उन्हें जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो सोचती है कि बाद में ले लेगी। अब ये लोग अमर के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि अमर के घर पर बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था।
अमर की माँ संध्या से कहती है कि शादी के बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। शादी के बाद मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए। इस पर संध्या कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोस्तों की तरह रहेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी बॉबी के घर पर काम करने वाली बाई यहाँ रोते हुए आती है। उसकी हालत देखकर संध्या भी घबरा जाती है और वो दौड़ लगाकर बॉबी के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो बॉबी के कमरे में कदम रखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों की लाश पड़ी हुई थी, जहां कातिल ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा हुआ था। बॉबी के सिर के ऊपर भी चमेली के फूल लगाए गए थे। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो संध्या बताती है कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। इसके बाद संध्या घर आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था। संध्या टीवी ऑन करती है तो न्यूज़ चैनल पर वो देखती है कि न्यूज़ चैनल वाले बॉबी के कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर उसे जोरों का गुस्सा आता है। अब संध्या अपने बॉस के पास आती है, क्योंकि बॉस ने ही उसे बुलाया था। बॉस का काफी नुकसान हुआ था। इसी वजह से वो संध्या को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन संध्या ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद संध्या अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करती है, जिसका नाम उसने चिकाटिलो रखा था। अब संध्या अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो चोरी छुपे बॉबी के घर जाती है और वहाँ के माहौल को महसूस करती है। वहाँ उस रात क्या हुआ होगा, यही सब वो इमेजिन करने लगती है। उसे लगता है कि कातिल जैसे ही अंदर आया होगा, उसने पहले बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड को देखा होगा। बड़ी ही बेरहमी से उन दोनों को मार डाला। साथ ही उसने बॉबी के साथ गलत भी किया था। फिर बड़ी ही तसल्ली से उसके बालों में गजरा सजाया। और एक बहुत बड़ी बात जो पुलिस की नजरों से छूट गई थी, उसे संध्या पकड़ लेती है। असल में संध्या ने बॉबी के साथ जो लास्ट फोटो ली थी, उसमें बॉबी ने एक सोने की चेन पहनी हुई थी, लेकिन वो चेन क्राइम सीन पर थी ही नहीं, यानी कि जरूर खूनी ने उस चेन को चुराया होगा। वहीं पुलिस वालों को बिल्डिंग के पीछे कीचड़ वाला फुटमार्क मिला था। अब पुलिस के पास 2 सबूत थे, और जिस दिन बॉबी का मर्डर हुआ था, उस दिन संध्या बॉबी के घर गई थी। उस टाइम उसने वॉचमैन को कीचड़ वाले पैर धोते हुए देखा था। इस वजह से संध्या का पूरा शक उसी वॉचमैन पर था। जिसके बाद संध्या अपने पहले पॉडकास्ट में यही सारी बातें बताती है और ये न्यूज़ काफी ट्रेंड में थी और संध्या का ये पॉडकास्ट वायरल होने लगता है। अब यहाँ पुलिस पर भी दबाव आ जाता है। पुलिस अब इस केस पर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच के दौरान पुलिस वालों को पता चलता है कि जो वॉचमैन था वो 2 दिनों से गायब था। पुलिस उसे ट्रैक करती है और पकड़ लेती है। उसी वॉचमैन के पास से बॉबी की सोने की चेन मिल जाती है। अब पुलिस तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और उस वॉचमैन को कातिल ठहरा देती है कि उसी वॉचमैन ने संध्या का खून किया और उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गया। अब ये केस यहाँ ऐसे ही सोल्व हो चुका था। संध्या भी यहाँ शांत हो गई थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड का केस सोल्व हो चुका था। तभी रास्ते में अमर और संध्या कहीं जा रहे होते हैं, तो उसी वॉचमैन की पत्नी उन्हें रास्ते में मिलती है। वो संध्या से कहती है कि मेरा हस्बैंड चोर हो सकता है, शायद उसने लालच में आकर चेन चोरी की होगी, लेकिन मेरा हस्बैंड कातिल नहीं है। आपने बिना किसी सबूत के मेरे पति को फंसा दिया। अब संध्या को भी ऐसा लगता है कि कहीं उसने जल्दीबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। क्या असली कातिल अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है? इसके बाद संध्या यही सब कुछ सोच रही कि आखिर उसने ऐसा क्या मिस किया है। तभी संध्या का फोन बजता है और वो फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही कड़क आवाज आती है कि तुमने जो कुछ भी किया मुझे बहुत पसंद आया। तुमने तो मेरे काम का क्रेडिट उस वॉचमैन को दे दिया, बेचारा वो फंस गया। ये सुनकर संध्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ चुकी थी कि ये आवाज उसी कातिल की है जिसने बॉबी का खून किया है। असली कातिल तो अभी भी बाहर घूम रहा है, जिसने संध्या पर नजर बनाए रखी थी। अब कातिल आगे हंसते हुए कहता है, मुझे अंधेरों से प्यार है, तो इसी अंधेरे में मैं एक और कत्ल करने वाला हूँ। तुम रोक सको तो मुझे रोक लो। फोन कटते ही संध्या तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाती है और अब वो पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। अब पुलिस तुरंत ही उस कॉल को ट्रेस करती है, तो वो लोकेशन एक घर की मिलती है। पुलिस अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई कातिल नहीं मिलता।
वहाँ तो उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। उन्हें पता चलता है कि पुलिस वालों को उस अनजान व्यक्ति थोड़ी देर पहले वहाँ आया था। उसने पानी पीने के बहाने उस बूढ़ी महिला का फोन लिया था और वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया। यानी कि कातिल बहुत ही खतरनाक है। वो सिर्फ हत्या नहीं करता, बाकी वो बहुत चालाक भी है, जो पुलिस वालों के साथ खेल खेल रहा है। संध्या बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब संध्या को फिर से वही थिएटर वाला सपना आता है। संध्या अपना माइंड फ्रेश करना चाहती थी, इसलिए वो अमर के साथ गोदावरी नदी के तरफ चली जाती है। और उस गांव में जाने की एक वजह और थी। उस एक और वजह थी, किसी बूढ़ी महिला ने संध्या का पॉडकास्ट सुना था और उसी ने उसे वहां बुलाया था। शायद वो बूढ़ी महिला कातिल का पता जानती हो। गोदावरी गांव में पहुंचने के बाद संध्या उस बुजुर्ग महिला के घर जाती है तो संध्या को ऐसा सच पता चलता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो महिला बताती है कि सालों पहले जब वो जवान थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि वो महिला घर में अकेली होती है। वहीं एक मार्क्स वाला आदमी उसके घर में घुस गया और उसने उस महिला के साथ गलत करने की कोशिश की। फिर जब वो आदमी उस महिला को मारने वाला होता है तो वो अपनी जेब से चमेली का फूल निकालता है। तभी पालने में सो रहा उसका छोटा बच्चा जोरों से रोने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर कातिल डर जाता है, कहीं कोई आ ना जाए, और वो उस महिला को अधमरा छोड़कर वहां से भाग निकलता है। अब वो बूढ़ी महिला रोते हुए बताती है कि उस टाइम अगर मेरा बच्चा नहीं रोया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, लेकिन समाज ने तो मुझे ही दोषी बना दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया। तभी से मैं दिल में ये दर्द लेकर जी रही हूँ। अब संध्या को पूरी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जो 90 के दशक से लेकर अब तक लगातार मर्डर करता आ रहा है। और कातिल का एक फिक्स पैटर्न था, पहले तो वो दुष्कर्म करता है और फिर मर्डर करके चमेली का फूल लगाकर वहां से भाग जाता है। अब कुछ दिन संध्या इसी गांव में रहने का सोचती है और वो उन महिलाओं के पास जाती थी जिनके साथ पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है। यहाँ संध्या का बॉस लोकल पुलिस की हेल्प लेकर संध्या की हेल्प भी करता है और उसे कुछ पुराने केस की फाइल्स दिला देता है। इसके बाद संध्या ललिता नाम की महिला से मिलने जाती है, मगर ललिता तो बात करने को ही तैयार नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद ललिता के मामा संध्या के पास आते हैं। वो संध्या को बताते हैं कि ललिता कभी भी पुलिस के पास ही नहीं गई। असल में ललिता को चुप रहना ही सही लगा, वरना ललिता की भी काफी बदनामी होती। इसके बाद संध्या रूम में आ जाती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है। बचपन में संध्या अपने पापा के साथ थिएटर में मूवी देखने गई थी। अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़। थिएटर में बहुत सारे लोगों ने संध्या को गलत तरीके से हाथ लगाया। इसी कारण से संध्या ट्रोमा में आ जाती है। संध्या की माँ ने उसे चुप करवा दिया, वरना संध्या की काफी बेइज्जती होती। और संध्या के मन में आज तक उस भीड़ का ट्रॉमा है। उसी के सपने संध्या को आज तक आते हैं। अब संध्या समझ चुकी थी कि ललिता भी शायद इसीलिए ये सब कुछ नहीं बताना चाहती, कहीं उसकी बदनामी ना हो जाए। अब यहाँ संध्या गोदावरी गांव की सारी स्टोरियों को अपने पॉडकास्ट पर शेयर करती है। यहाँ वो ललिता की स्टोरी भी शेयर करती है कि 20 साल पहले ललिता अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन उस सीरियल किलर ने ललिता के सामने ही उसके पति को मार डाला। उसके हस्बैंड के गले में घुंघरू बांधे और ललिता के माथे पर गजरा लगाकर वहां से भाग गया। साथ ही ललिता के साथ उसने दुष्कर्म भी किया। साथ ही संध्या कहती है कि अब आप सभी लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो सीरियल किलर अभी भी खुला घूम रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी मेरी फ्रेंड बॉबी को मारा है। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो जाती है, भी प्रेशर बनने लगता है। अब पॉडकास्ट के बाद वॉचमैन को जेल से छोड़ दिया जाता है। अब मीडिया के सामने आकर पुलिस वाले डीआईजी कहते हैं कि बॉबी वाले केस और 20 साल पुराने केसों में कोई कनेक्शन नहीं है। संध्या सिर्फ टीआरपी पाने के लिए और फेमस होने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद संध्या को लगता है कि अब तो उसे विक्टिम्स को सामने लाना ही होगा, तभी पुलिस के ऊपर उस सीरियल किलर को पकड़ने का दबाव बनेगा। इसी वजह से संध्या ललिता और वाणी के पास फोन करके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहती है। इसके बाद संध्या अपने बॉस से कहकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाती है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ललिता थी, क्योंकि उन्हें मीडिया के सामने आने से डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही मीडिया वाले जाने लगते हैं तभी वहाँ पर लाची और रानी आ जाती है। ये वही लड़कियां होती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि किलर को लगा था कि लाची मर गई होगी, लेकिन जब रानी लाची के घर पहुंची तो लाची सांसें ले रही थी। उस टाइम उसके साथ ये सब कुछ हुआ जिसका शक लाची को चीना पर हुआ था, जो कि एक राजनेता थी। लेकिन इंस्पेक्टर राज ने चीना को ज्यादा पैसे दिलाकर लाची का मुंह बंद करवा दिया था और राज ने इनकी कंप्लेन भी नहीं लिखी। इसके बाद लांची उस गांव को ही छोड़ दिया। ये सारी बातें बाहर आने के बाद डीआईजी राज को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी टाइम संध्या को खूनी एक लोकेशन सेंड करता है। उस जगह पर खूनी ने एक और कपल को मारा हुआ था, जहां लड़के के गले में वही घुंघरू और लड़की के बालों में गजरा लगा हुआ था। अब डीआईजी के सस्पेंड होने के बाद इस केस को आनंदिता नाम की ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। आनंदिता यहाँ क्राइम स्पॉट की जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। इसके बाद आनंदिता संध्या से हाथ मिला लेती है और अब वो दोनों मिलकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती है। यहाँ संध्या भी अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि प्रोटेक्शन यूज करने वाला जरूर कोई पढ़ा लिखा ही होगा। प्रोटेक्शन यूज करने वाला कोई पढ़ा लिखा ही खूनी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा अफसर हो, ये भी हो सकता है कि वो कोई ट्रांसफर होता रहा होगा। तभी किस्मत उनका साथ देती है और हाल ही में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है। डॉक्टर बताता है कि मरने वाली लड़की के गले के अंदर बहुत गहराई में कातिल का एक बाल मिला है। यानी कि अब पुलिस के पास कातिल का डीएनए मिल गया। यानी कि अब पुलिस के मुखिया के बेटे चिनवर पर जाता है, क्योंकि चिनवर का पुराना रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। अब यहाँ पुलिस और संध्या एक प्लान बनाते हैं। अब वो चिनवर के घर किसी बहाने से जाते हैं और चोरी से उसका टूथब्रश चुरा लेते हैं ताकि वे उसका डीएनए ले सके। इसके बाद लैब में टेस्ट कराया जाता है, लेकिन डीएनए मैच नहीं होता। अब इन्वेस्टिगेशन फिर से वहीं रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी कि आखिर वो कातिल है कौन। ये सब कुछ होने के बाद पुलिस और संध्या निराश हो जाते हैं, मगर कातिल को तो ये खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा था। कातिल पुलिस स्टेशन में एक पार्सल भेजता है। जब पार्सल खोला जाता है तो उसके अंदर एक घुंघरू होता है, साथ ही एक चिट्ठी भी होती है। चिट्ठी में लिखा हुआ था, क्या तुम लोगों ने मुझे कायर समझा है? मैं तुम्हारे बीच में ही हूँ, तुम्हारे साथ ही सांसें ले रहा हूँ, और मैंने कहा था ना कि एक और हत्या होगी। तभी एक और शहर के कोने में दूसरी लड़की की लाश मिलती है, उसी पैटर्न के साथ। ये देखकर तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इधर संध्या और अमर की तैयारियों में बिजी हो जाती है। हालांकि संध्या तो अभी भी इसी केस को लेकर परेशान थी। फिर संध्या के घर पर वो किलर आज एक बोतल फोड़ता है। अब यहाँ संध्या डरने की बजाय उस किलर का पीछा करने लगती है। संध्या उस किलर को जाकर पीटती है और उसे पकड़ लेती है। अब संध्या को पता चलता है कि अटैक करने वाला कोई किलर नहीं बल्कि वाणी का लड़का है। वही वाणी जो उस किलर की विक्टिम होती है, जिसने संध्या को गोदावरी बुलाकर उसे किलर के बारे में सब कुछ सच बताया था। असल में संध्या ने जब से गोदावरी केसेस के बारे में बोलना शुरू किया है, तब से उन विक्टिम्स की लाइफ लोगों ने पूरी तरह से नर्क से बदतर कर दी है और उस लड़के को भी नाजायज बच्चा कहा जा रहा है। वाणी का लड़का कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो लक्की थी जो उसे किलर ने उसी दिन मार दिया था, कि मेरी माँ तो उस टाइम बच गई थी, लेकिन अब लोग उसे रोज तानों से मार रहे हैं। ये सुनकर संध्या टूट जाती है। अब वो इस केस पर काम करना बंद कर देती है। संध्या को लगता है कि उसे चुप रहना चाहिए था। उधर आनंदिता अब संध्या की एडवाइस को फॉलो करते हुए 20 साल पुराने सभी एम्प्लॉय का डाटा मंगा लेती है, ताकि उसे पता चल सके कि कब किसका ट्रांसफर कहाँ हुआ था। अब पुलिस वाले उन हजारों डाटा में से उस सीरियल किलर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर संध्या और अमर की शादी हो जाती है और आज संध्या और अमर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अमर को खबर मिलती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिरकर मर गई है, जिसके बाद अमर और उसके पापा रो रो कर, जिस वजह से अमर और उसके पापा का शक, लेकिन संध्या को तो इसमें भी शक हो रहा था। इसीलिए संध्या माँ का पोस्टमार्टम कराने के लिए बोलती है।
इस पर अमर संध्या को डांट देता है, कहता है क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इसके बाद ये कार कर देते हैं। उधर इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वहाँ टर्न पर मर्डर हुआ था, यानी कि गजरा और घंटी वाला। इधर संध्या उदास बैठी हुई थी, तभी उसे उसकी साथ इधर संध्या उदास बैठी हुई। एक दिन बातों ही बातों में उसकी सास ने उसे एक डॉल दिखाई थी और कहा था कि संध्या, जब मेरा कोई नहीं था तब ये डॉल मेरे पास थी। संध्या अब उस डॉल को ढूंढने लगती है। संध्या जब उस डॉल को उठाती है तो वो उसे बहुत ही भारी लग रही थी। जब संध्या उस डॉल को खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में उस गुड़िया के अंदर कुछ गहने छुपे थे और ये गहने साधारण गहने नहीं थे, ये वही हार और झुमके थे जो बॉबी के घर से गायब हुए थे, जो गहने संध्या ने बॉबी को दिए थे। ये देखकर संध्या हैरान थी। इसका मतलब साफ था कि कातिल घर के अंदर ही है और वो कोई और नहीं बल्कि संध्या का ससुर राव होता है। उसकी सास को शक हो गया था या उन्होंने कुछ ऐसा देखा, इस वजह से उन्होंने ये गहने सबूत के तौर पर इस गुड़िया में छुपा दिए थे। जिसके बाद राव ने अपनी बीवी को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला। उसी बचती है और ये कॉल त्रिची के ऑफिसर का था। वो कहते हैं कि मैडम, हमने पुरानी सरकारी ऑफिसर था जो त्रिची में पोस्टेड था। उसके रहने के दौरान यहाँ हूबहू ऐसी हत्याएं हुई थी। इधर आनंदिता को भी राव का नाम मिल जाता है कि वही खूनी है। इसीलिए आनंदिता भी अब राव को अरेस्ट करने के लिए चल देती है। वहीं संध्या की बातें राव सुन लेता है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ संध्या और राव के बीच लड़ाई होने लगती है। जैसे ही राव संध्या को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और राव को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में राव से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन राव कुछ बोल उसके बचपन की एक ब्लैक एंड फाइव। तब संध्या उसे उसके बचपन की एक ब्लैक और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब राव अपना गुनाह कबूल करता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था मेरी माँ नहीं थी, मेरी मामी ने ही मुझे पाला। वो बहुत सुंदर थी, वो हमेशा ही पायल पहनती थी और बालों में गजरा लगाती थी। मैं उन्हें देवी मानता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो देवी डायन बनती गई। उसने मेरे साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। मैं बच्चा था, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं फिर भी उन्हें अच्छा मानता था। फिर एक दिन मामी के पति ने मुझे उनके साथ गलत करते हुए देख लिया। फिर एक दिन मुझे और मामी को गलत करते हुए देख लिया और खुद को बचाने के लिए मामी ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मैं ही उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस दिन से मेरा दिल नफरत से भर गया। मैंने गुस्से में गाय बांधने वाली लोहे की जंजीर उठाई और मामा को गुस्से से मार डाला। उसके बाद मैंने अपनी चाची का भी वही हाल किया जो अब तक मैं इन लड़कियों का करता आया हूँ। अब जब भी मैं किसी लड़की को चमेली का फूल या घुंघरू देखता हूँ तो मुझे मेरी मामी की याद आती है। मेरे अंदर का वो शैतान जाग जाता है और मुझे तो भूलने की बीमारी भी है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन वो नफरत में नहीं भूल पाता जो मुझे मेरी मामी से थी। आगे वो बताता है कि मैंने बॉबी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे उसके नए खरीदे हुए घुंघरू बताए थे और वो आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वही मेरी पत्नी को भी मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब संध्या पूछती है, क्या ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? संध्या कहती है, क्या इतना सब? इस पर संध्या का ससुर कहता है, पछतावा कैसा, मैं तो थोड़ी ही देर बाद सब कुछ भूल जाऊंगा। इसके बाद को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।